गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग सर। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हमने ब्लड कलेक्शन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था, पढ़ाया था हमने कि ब्लड कलेक्शन कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, ब्लड कलेक्शन में हमने बताया था कि जो भी मेथड हैं, 3 मेथड्स होते हैं जिससे कि हम लोग ब्लड को कलेक्ट करते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हमारा है स्किन पंचर और कैपिलरी मेथड, दूसरा हमारा है वेनी पंचर और तीसरा हमारा है आर्टीरियल पंचर। तो इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ टॉपिक, वो है हमारा स्पेसिमेन रिजेक्शन क्राइटेरिया। यानी कि जो सैंपल हम लोगों ने कलेक्ट किया वो सैंपल सही तरीके से कलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग सैंपल तो सही तरीके से लिया, लेकिन अगर उसको हमने वाइल में या फिर हमने प्रॉपर तरीके से जो है ब्लड को कलेक्ट नहीं किया, तो हम जो है सैंपल को रिजेक्ट कर देंगे। तो सैंपल को जो है, किस प्रकार का सैंपल को हम लोग जो है रिजेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया है क्या, सैंपल को रिजेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले है कि जो टॉपिक हम लोग करें वो है हमारा स्पेसिमेन रिजेक्शन क्राइटेरिया। इसमें सबसे नंबर 1 में हम लोग करते हैं कि स्पेसिमेन इम्प्रॉपरली लेबल और अनलेबल्ड। यानी जो सैंपल हमने कलेक्ट किया उस सैंपल में सही तरीके से लेबल्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर सही तरीके से लेबल्ड नहीं है, इम्प्रॉपर लेबल्ड है, तो हम वैसे सैंपल को हम जो है रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है स्पेसिमेन इम्प्रॉपरली कलेक्टेड और प्रिजर्व। उसके बाद जो सैंपल हमने किया वो सैंपल जो है सही तरीके से कलेक्ट नहीं किया गया। ठीक है, और या फिर कलेक्ट करने के बाद हमने उसको सही वाइल में, जिस वाइल में हमें रखना चाहिए, हमने उसको प्रिजर्व नहीं किया, तो उस प्रकार के सैंपल को हम लोग जो है रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद है स्पेसिमेन सबमिटेड विदाउट प्रॉपरली कंप्लीट रिक्वेस्ट फॉर्म। उसके बाद जो हमारे पास एक रिक्वेस्ट फॉर्म होती है, वो फॉर्म भी अगर सही तरीके से जो है फिल नहीं किया गया है, कौन कौन सा टेस्ट हमें लगाना है, अगर वो सही तरीके से कलेक्ट नहीं किया गया, हमें सीरम की आवश्यकता है या होल ब्लड की आवश्यकता है या फिर प्लाज्मा की आवश्यकता है, ये डिपेंड होगा कि जो रिक्वेस्ट फॉर्म में आएगा। अगर वो सही तरीके से फॉर्म फिल नहीं है तो उस प्रकार के सैंपल को कोई भी हम जो है रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद है स्पेसिमेन सैंपल वॉल्यूम नॉट सफिशिएंट फॉर रिक्वायरमेंट टेस्ट प्रोटोकॉल। उसके अलावा हमें जितनी सैंपल की रिक्वायरमेंट है, टेस्ट प्रोटोकॉल के अनुसार जितनी सैंपल की रिक्वायरमेंट है उतना सैंपल हम लोगों ने उतने वॉल्यूम में हमने सैंपल को कलेक्ट नहीं किया है। या तो हमें मान लिया कि 5 ml की रिक्वायरमेंट थी और हमने जो है 3 ml कलेक्ट किया, तो उस प्रकार के सैंपल को हम जो है कलेक्ट जो है हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद है पेशेंट्स नॉट प्रिपेयर प्रॉपरली फॉर द टेस्ट रिक्वायरमेंट। अब बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें कि हमें पेशेंट्स को पहले बताना पड़ता है कि मान लें कि हमें फास्टिंग ब्लड शुगर लगाना है, तो फास्टिंग ब्लड शुगर लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि आप कम से कम जो है 10 से 12 घंटा तक जो फास्ट में रहें। तो अगर इस तरह, या फिर कोई लिपिड टेस्ट लगाना है, तो लिपिड टेस्ट लगाने के लिए हम उसको 2-3 दिन पहले से कहेंगे कि आप जो है कोई भी फैटी जो है या लिपिड वाला कंटेंट कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा यूज़ ना करें। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इस प्रकार के सैंपल अगर हमने कलेक्ट किया तो वैसे सैंपल को हम जो है रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद है इफ सेपरेटेड सीरम और प्लाज्मा इज थॉरसली हीमोलाइज्ड। उसके बाद जो सैंपल हमने कलेक्ट किया, अगर वो सैंपल को हमने वाइल में रखते वक्त अगर वो सैंपल क्या हो गया, हीमोलाइज हो गया। हीमोलाइज क्या होता है, हीमोलाइसिस क्या होता है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो वैसा सीरम सैंपल या फिर प्लाज्मा सैंपल जो हीमोलाइज सैंपल है, उस सैंपल को भी हम जो है रिजेक्ट कर देंगे। तो ये सारे जो है कुछ क्राइटेरिया है जिससे कि जो सैंपल हमने कलेक्ट किया उसको हम लोग जो है रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हीमोलाइसिस ऑफ ब्लड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक वो हमारा है हीमोलाइसिस, मतलब हीमोलाइसिस ऑफ ब्लड। क्योंकि देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, हमने सही तरीके से ब्लड सैंपल ले लिया, सब कुछ ले लिया, वाइल भी हमने सही तरीके से सही वाइल में, जिस वाइल में प्रॉपर वाइल में हमें कलेक्ट करना है उस वाइल में हमने कलेक्ट किया, लेकिन क्या हो गया, हमारा सैंपल हीमोलाइज कर गया। तो हीमोलाइज होने के बाद हमारा रिजल्ट सही नहीं आएगा। इसलिए
सैंपल को हमें हीमोलाइज होने से बचाना है। अब हमें ये जानना है कि हीमोलाइसिस हम लोग किसे बोलते हैं। हीमोलाइसिस मीन्स द लिबरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन आफ्टर रेड ब्लड सेल हैव रप्चर्ड। मतलब क्या हुआ, हीमोलाइसिस उसे कहते हैं जब आरबीसी किसी भी रीजन से रप्चर हो रहा है, रप्चर होने के बाद जब हीमोग्लोबिन वहाँ से अलग हो जाता है, लिबरेट हो जाता है, और वो या तो प्लाज्मा या तो फिर सीरम में हमें वो उसका असर हमें देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, हीमोलाइसिस मतलब क्या हुआ कि जब हमारा आरबीसी रप्चर हो गया, रप्चर होने के बाद जो हीमोग्लोबिन जो है लिबरेट हो जाता है, और इट्स कॉल्ड द हीमोलाइसिस। अब ड्यू टू हीमोलाइसिस द सीरम और प्लाज्मा एज्यूम्स पिंक और रेड कलर। अब आपको पता कैसे लगेगा कि जो सैंपल हमने कलेक्ट किया वो हीमोलाइज हो गया। तो आप देखेंगे कि जब हम सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करेंगे, जो हमारा प्लाज्मा और सीरम जो है ये हमारा पिंक या फिर रेड कलर का दिखेगा। ठीक है, इसलिए दिखेगा कि हीमोग्लोबिन जो है लिबरेट हो गया है, और जो कि प्लाज्मा और सीरम में प्रेजेंट है। इस कारण हमारा क्या होगा, सिर्फ हमारा या तो पिंक दिखेगा या तो हमें रेड दिखेगा। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड हीमोलाइसिस एट एवरी स्टेप। यानी ब्लड सैंपलिंग के समय एक एक स्टेप को हमें ध्यान से जो है कब जब हम ब्लड को सैंपलिंग करेंगे, या फिर हम ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, या फिर हम ब्लड को स्टोरेज करेंगे, हर एक स्टेप पे हमें सावधानियां बरतनी है, नहीं तो क्या होगा, हमारा सैंपल हमारा हीमोलाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन वेनी पंक्चर हीमोलाइसिस में अकर बाय। अब जब हम लोग वेनी पंक्चर करते हैं तो हीमोलाइसिस होने के क्या क्या कारण हैं, किन किन कारणों से हीमोलाइसिस हो सकता है। ठीक है, हमें सब कुछ सही तरीके, लेकिन किन किन कारण से हमें जो है उसको अवॉइड करना है, जिस कारण के सैंपल हीमोलाइज हो सकता है। सबसे पहला है यूजिंग टू स्मॉलर निडल। जितने गेज का हमें निडल चाहिए उतना हम यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत ही छोटा निडल हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे हमारा जो है सैंपल जो है हमारा ब्लड क्या होगा, हीमोलाइज हो जाएगा। फोर्सिंग द ब्लड थ्रू निडल। जब हमने सैंपल कलेक्ट किया और हम उसको वाइल में रखने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, फोर्सफुली जो निडल के द्वारा हम जो है करते हैं, तो उससे भी हमारा जो है सैंपल हमारा हीमोलाइज हो सकता है। उसके बाद है शेकिंग द ट्यूब और बल्ब टू विगरसली आफ्टर ब्लड कलेक्शन। ब्लड कलेक्शन के बाद जो ट्यूब या फिर बल्ब है उसको हम बहुत जोर से हम उसको मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर दे करके हमें उसको मिक्स नहीं करना है, 8 के डायरेक्शन में जो हम जो है उसको मिक्स करेंगे। तो अगर हम जोर से विगरसली प्रेशर कर रहे हैं तो उससे भी हमारा जो है हमारा सैंपल के क्या होगा, हमारा हीमोलाइज हो जाएगा। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एंटीकोगुलेंट इन द कंटेनर। अब मान लिया कि जितने हमने ब्लड लिया, उसमें जो जिस रेशियो में हमें ब्लड को कलेक्ट करना है उस रेशियो से क्या है, ज़्यादा, उस रेशियो से ज़्यादा एंटीकोगुलेंट जो है हमने लिया हुआ है, तो उस कारण भी हमारा जो है सैंपल हमारा हीमोलाइज हो जाएगा। यानी इसीलिए जो है आजकल वैक्यूटेनर्स आ गए हैं, अलग अलग प्रकार के वायल आ गए हैं कि जिसमें हमें पता होता है कि जो 2 ml 3 ml या फिर 5 ml सैंपल में हमें इतना एंटीकोगुलेंट में इतना ब्लड को मिलाना है। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगेशन ब्लड सैंपल एट हाई स्पीड बिफोर कंप्लीशन ऑफ क्लॉटिंग। अगर मान लिया हमने ब्लड लिया और विदाउट क्लॉटिंग, अभी ब्लड हमारा क्लॉट नहीं हुआ है और हम जो है उसको जो है सेंट्रीफ्यूज कर दिए, वो भी हाई स्पीड पे, तो विदाउट क्लॉटिंग अगर हमने सैंपल को हाई स्पीड पे हमने उसको सेंट्रीफ्यूज किया, उससे भी हमारा जो है हमारा ब्लड क्या होगा, हमारा हीमोलाइज हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें सैंपल से सीरम या फिर प्लाज्मा को सेपरेट करना है तो पहले जो है हम जो है ब्लड को क्लॉट होने देंगे। अगर हमें सीरम की रिक्वायरमेंट है, अगर सीरम की रिक्वायरमेंट है तो हम पहले ब्लड को क्लॉट होने देंगे, फिर हम उसको जो है सेंट्रीफ्यूज करेंगे। उसके बाद है फ्रीजिंग और थ्रोइंग ऑफ ब्लड। उसके बाद जो है अगर हमने ब्लड सैंपल लिया और हमने ब्लड को फ्रीजर में डाल दिया, फ्रीज कर दिया, उससे भी हमारा जो है हमारा सैंपल क्या होगा, हमारा हीमोलाइज हो जाएगा। यूजिंग अनक्लीन ट्यूब्स विथ रेसिडुअल डिटर्जेंट। अगर मान लिया जो वाइल है, अगर मान लिया रीयूजेबल वाइल है, टेस्ट ट्यूब या जो भी है, अगर हमने उसमें सैंपल को रख दिया
और उस सैंपल में वो अच्छे से साफ़ नहीं है, उसमें डिटर्जेंट से जो डिटर्जेंट साफ़ किया गया वो उसमें पहले से मिक्स है, तो उस वाले ट्यूब में अगर हम उसमें सैंपल को रखेंगे तो उससे भी हमारा जो है सैंपल हमारा जो ब्लड हमारा हीमोलाइज हो सकता है। या फिर प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द कंटेनर, अगर मान लिया जिस कंटेनर में चाहे वो क्या ट्यूब और बल्ब है, जिस ट्यूब में हम रख रहे हैं उस ट्यूब में क्या है पहले से उसमें जो है कुछ वाटर का कंटेंट, उसमें वाटर पार्ट प्रेजेंट है। अगर वाटर पार्ट प्रेजेंट होगा उसमें अगर हम सैंपल को रखते हैं तो उससे भी हमारा जो है सो सैंपल हमारा हीमोलाइज हो जाएगा। तो वेनी पंचर के समय हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि हमारा ये सारे चीज़ों को ध्यान से हमें रखना है जिससे कि हमारा सैंपल जो है हीमोलाइज ना हो। अब बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें कि हीमोलाइज होने के बाद वो उसके रिजल्ट पे इफेक्ट करता है। बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, स्पेशली इंजाइमेटिक टेस्ट, जो इंजाइमेटिक टेस्ट होते हैं उसमें जो है हीमोलाइसिस अगर है और हम लोग उस टेस्ट को लगाते हैं तो उसमें रिजल्ट हमारा इफेक्ट हो जाएगा। स्पेशली फॉलोइंग टेस्ट आर अफेक्टेड, ये 4-5 टेस्ट ऐसे हैं जिसमें कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारा देखने को मिलता है। सबसे पहले है सीरम पोटेशियम। अगर हम लोग हीमोलाइज सैंपल हम लोग जब हम लगाएंगे तो पोटेशियम लेवल हमारा हमेशा इंक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल से हमें ज़्यादा दिखेगा। अगर हमें आपको लग रहा है कि इस पेशेंट का नॉर्मल लेकिन ये ज़्यादा जा रहा है तो फिर हम लोग उस सैंपल को रिपीट करेंगे, कभी भी हीमोलाइसिस सैंपल से हम जो है पोटेशियम टेस्ट को नहीं लगाएंगे। इसके अलावा है सीरम इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, ये टेस्ट भी अगर हम लोग लगाएंगे तो इसमें भी हमें जो है हमको इसका वैल्यू में चेंज हमें देखने को मिलेगा। इसी प्रकार SGOT सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसिटेट ट्रांसएमिनेज, SGOT टेस्ट भी हमारा इसका रिजल्ट भी हमें जो है इस पर भी अफेक्टेड देखने को मिलेगा। इसके अलावा है सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज LDH, तो अगर सैंपल हीमोलाइज है तो हम उसमें कभी भी LDH टेस्ट हम उसमें नहीं लगाएंगे, हमें उसका रिजल्ट में वेरी दिखेगा। और सीरम एसिड फॉस्फेटेज, सीरम एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट भी इस पे भी इसका रिजल्ट पे अफेक्टेड पड़ता है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जिसमें कि हीमोलाइसिस सैंपल जो हमें जो है इसमें हमें देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आप लोग MLT स्टूडेंट हैं, आप लोगों को सबसे स्पेशली, क्योंकि हम कितना भी बड़ा मशीन लगा लें, बहुत ही अच्छा मशीन लगा लें, कोई भी गोल्ड मेडलिस्ट पैथोलॉजिस्ट है, टेक्नोलॉजिस्ट बहुत ही ट्रेंड है, लेकिन अगर हमारा सैंपल सही नहीं है तो हमारा रिजल्ट अभी भी सही नहीं आएगा। इसलिए ये पार्ट जो है सैम्पलिंग पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आप लोग जब भी सैंपल करेंगे तो बहुत ही ध्यान से सैम्पलिंग करेंगे। ब्लड निकालना ही कोई वो नहीं है, ब्लड निकालने के बाद उसको सही तरीके से सही वाइल में रखना भी इम्पॉर्टेंट है। वाइल में भी सही तरीके से रखना, फोर्सफुली हमें जो है रखना नहीं है, उसको अच्छे से हमें जोर जोर से हमें मिक्स नहीं करना है, प्रॉपर्ली जो हमारा टेक्निक है उससे हम उसको मिक्स करेंगे, नहीं तो सैंपल लिया हुआ आपका वेस्ट हो जाएगा और पेशेंट फिर दोबारा आपको ब्लड नहीं देगा। कोई भी पेशेंट आपको जो है अगर आप दोबारा सैंपल लेते तो दोबारा वो नहीं देगा। तो इसलिए आप लोग MLT स्टूडेंट को ये ध्यान से कोई तो जो मैंने आज आपको टॉपिक में बताया कि आप लोग को ध्यान रखना है। अगर इस टाइप से आ रहा है सैंपल हीमोलाइज है तो सैंपल को हम रिजेक्ट कर देंगे। हमने आपको ये भी बताया कि हीमोलाइज होने से हम जो कैसे बचाएंगे, और अगर उस प्रकार से सैंपल आ रहा है तो हम उस सैंपल को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने आज जो है सैंपल को हीमोलाइज होने से कैसे बचाएंगे और किस प्रकार के सैंपल को हम जो है रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।